के शो में पाकिस्तान से बड़े मल्टीनेशनल ब्रांड्स का इनकला, बैरूनी सरमायाकारी में इजाफे की हुकूमती कोशिशें, कारोबारी और सनती शोबा आखिर नाला क्यों? क्या टैक्स निजाम में इस्लाहात नागुज़ीर? बस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफान खान। आपके सामने कुछ अहम मिसालें आज रखते हैं, कुछ अहम ममालिक की मिसालें आपके सामने रखते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं 1980 की दिहाई लिबिया से, जहाँ पर कुछ ऐसी यानी लिबिया के जो गद्दाफ़ी वहाँ के सरबराह हुकूमत के थे, हेड ऑफ स्टेट थे, उनके और वेस्टर्न कंट्रीज़ के दरमियान चपकलिश के बाद ये 1980 लिबिया की बात हो रही है। एक ऑयल वेल्थ के लिहाज से एक रिच कंट्री जहाँ पर कुछ कंपनीज़ का इनखला स्टार्ट हुआ। यानी इस टेंशन के अंदर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ लिबिया की चल रही थी, कुछ अहम कंपनीज़ मिसाल के तौर पे एक्सन मोबिल, BP और कुछ ऑयल कंपनीज़ ने वहाँ से एग्ज़िट किया। अच्छा, बज़ाहिर उस वक्त तो वो एग्ज़िट जो था वहाँ के लोगों के लिए शायद इसलिए भी तस्लीम करना कि उसका क्या नुकसान होगा मुश्किल था, क्योंकि वो एक ऑयल रिच कंट्री थी और इन ऑयल कंपनीज़ के जाने से शायद कहा जा रहा था कि इतना इम्पैक्ट ना पड़े, लेकिन इम्पैक्ट पड़ा। और एक तरह से उस वक्त के मईशत दानों ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो लिबिया की मईशत के लिए 1980 की दिहाई में ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि एक ऐसा शख्स जिसकी सांस रुक जाए, या एक ऐसी मईशत जो सांस लेना रोक दे, यानी इट स्टॉप्ड ब्रीथिंग, इसने अपनी सांस जो है वो लेना रोक दी। ये सूरत हाल लिबिया की हुई थी उस पर जब इन कंपनीज़ ने एग्जिट किया था इंटरनेशनली। तो वहाँ जो भी असेसमेंट थी उस वक्त के लोगों की कि शायद इतना इम्पैक्ट ना पड़े, लेकिन इम्पैक्ट पड़ा। 1980 में साउथ अफ्रीका की मिसाल आपको देते हैं। अच्छा, साउथ अफ्रीका के अंदर कुछ अपाथील, कुछ पॉलिसीज़ थी जिसकी वजह से कुछ कंपनीज़ को एतराज़ थे मल्टीनेशनल, और जो वहाँ से एग्जिट हुई IBM, कोका कोला, GM। और जब ये हुआ उसके बाद इसका इकोनॉमिक स्लो डाउन पे, यानी साउथ अफ्रीका की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट 1980 के दिहाई में आना शुरू हुआ। और ये लिबिया और साउथ अफ्रीका की अगर मिसाल आपके सामने रखें, मैं क्यों बता रहा हूँ आगे चल के बताऊँगा, कि जहाँ पर कंपनीज़ के एग्जिट होने के बाद बहुत नेगेटिवली हिट उनकी मईशत हुई। स्टैटिस्टिक्स के साथ आपको मैं बताता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे वेनेजुएला 2010 में जब वहाँ पर क्राइसिस आया, और ये क्राइसिस क्योंकि सियासी पॉलिटिकल भी था फिर इकोनॉमिकल भी हो गया, और इस तरह हुआ कि इस पूरी सूरत हाल के बाद तकरीबन जो उनकी इन्फ्लेशन रेट था वो बढ़कर हाइपर इन्फ्लेशन, यानी 1000-2000% पे 10,000% तक इन्फ्लेशन रेट उनका चला गया। फुकदान हो गया चीज़ों का, वहाँ पर अशिया खुर्दनोश या अशिया जो बेसिक थी उनका फुकदान हो गया। सारा प्रेशर डोमेस्टिक इकोनॉमी पर आया। वेनेजुएला की जो मैं बात कर रहा हूँ, GM, केलॉग, कोका कोला, ये 3-4 बड़े बड़े मल्टीनेशनल ब्रांड्स थे जिन्होंने वहाँ से उस वक्त एग्जिस्ट किया था ड्यू टू पॉलिटिकल क्राइसिस। वेनेजुएला साल 2010 का क्राइसिस उनकी मईशत को उसने बुरी तरह मुतासिर किया था। डोमेस्टिक जो आपकी कंजम्पशन थी वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन मीट नहीं कर सकी, फिर दवाओं अद्वियात तक की किल्लत शुरू हुई, बेसिक अशिया और कंजम्पशन गुड्स की किल्लत शुरू हुई, और लिबिया में बदतरीन माशी बहरान, वेनेजुएला में बदतरीन माशी बहरान इस वक्त सामने आया। फिर ये लिबिया, साउथ अफ्रीका, यानी साल 1980, 1990, फिर 2010 की मिसाल दी है। हालिया 2019 में 2021 में म्यांमार के अंदर जब वहाँ पर माशाल्लाह लगा वहाँ के सियासी हालात ख़राब हुए, वहाँ पर कुछ कंपनीज जैसे टेलेनोर, टोटल, शेवरॉन ने क्विट किया। सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो पड़ा साल 2021 में अगर म्यांमार की बात करें तो उनके गारमेंट सेक्टर के ऊपर पड़ा, उनके एक्सपोर्ट्स थे गारमेंट के, और उनके ऊपर बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। और फिर इसी तरह अगर 2022 में हम रशिया की बात करें, जो बिल्कुल हालिया मिसाल है, रशिया हमारे सामने अभी था, क्योंकि ये यूक्रेन की जंग में जाने के बाद जो सैंक्शंस लगे उसके बाद रशियन इकोनॉमी से बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे लाइक मैकडॉनल्ड्स, और मैकडॉनल्ड के जाने से तकरीबन 62,000 अफराद बेरोज़गार हुए। इसी तरह कोका कोला, BP, उसके अलावा और बड़ी बड़ी कंपनीज थी जिन्होंने इस वक्त वहाँ से एग्जिट किया। तकरीबन 95% उनके FDI इनफ्लोज में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी रशिया की, उसके अंदर जो है हमने गिरावट देखी। ये जो उनकी बेसिक अशिया वो इंपोर्ट करते थे वो गिरी, उसके बाद वहाँ पर इकोनॉमी पे भी उसका इम्पैक्ट डिवास्टेटिंग आना शुरू हुआ। तो ये 5 ममालिक की मिसाल मैंने तकरीबन 4 से 5 दे दी। आपको लिबिया का बताया, आपको साउथ अफ्रीका का बताया, इसी तरह म्यांमार, फिर रशिया, 4 ममालिक ये आपको बताया, और ये बताया कि किस तरह यहाँ पर जब फॉरेन कंपनीज ने एग्जिट किया तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। अब सवाल ये बनता है
कि नेगेटिव इंपैक्ट जो बना वो चाहे ऑयल रिच कंट्री थी या जो स्ट्रैटेजिकली अच्छी पोजीशन में कंट्री थी रशिया जैसे या कोई और ममालिक था, वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट कहां पड़ा? यानी अगर कहा जाए कि सबसे बड़ा इंपैक्ट इन ममालिक में, 5 ममालिक में अगर बाहर की कंपनी जाने का पड़ा तो वो कहां पड़ा? तो वो जनाब थी आपकी एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, यानी आपकी जो रोजगार थी, यानी जो मुलाजमीन थे उनकी नौकरियों पे पड़ा। बहुत बड़े पैमाने पे ममालिक के अंदर, इन 4-5 ममालिक के अंदर बेरोजगारी हुई और बड़े पैमाने के ऊपर लोगों ने इस वक्त उनकी नौकरियां खत्म हुई। उसके बाद इंपैक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैपेसिटी पे पड़ा, और यानी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंपोर्टेड कंपनीज के प्रोडक्शन प्लांट बंद होने के बाद कम हुई। फिर वो इंपैक्ट इन्फ्लेशन या महंगाई या जीडीपी कोलैप्स होने की सूरत में आया। लेकिन पहला जो इंपैक्ट पड़ा वो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर पड़ा कि आपकी बेरोजगारी में बेपनाह इजाफा हुआ। मैंने एक मिसाल रशिया की दी है कि तकरीबन 62,000 अफराद वहाँ पे जो है वो बेरोजगार हुए सिर्फ मैकडॉनल्ड के जाने से। तो ये वो अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस हैं, जब कोई कंपनी एग्जिट करती है तो क्या उस पर मुल्क पे बीतती है, ये आपके सामने रखा। इसकी मिसाल हम क्यों दे रहे थे? मिसाल इसलिए दे रहे थे कि पाकिस्तान से रिसेंटली फार्मास्यूटिकल सेक्टर में बड़े बड़े जाइंट्स ने इस वक्त कुछ सालों के दौरान यहाँ से इनकला हुआ। फिर रिसेंटली यहाँ पे शेल 2023 और उसके बाद अब रिसेंट पीएनजी इस वक्त एक बड़ी कंज्यूमर गुड्स की कंपनी, और उसने कहा जी क्या वो डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल के तहत पाकिस्तान में रहेगा, प्रोडक्शन अपना प्लांट जो है वो आगे नहीं बढ़ाएगा। अब सवाल यहाँ पर उठता है कि ये पाकिस्तान की स्टेट ऑफ इकोनॉमी के लिए बड़ा नेगेटिव साइन है, क्योंकि हम तो कोशिश कर रहे हैं एसआईएफसी के जरिए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ड्राइव करने की। वहाँ बड़े मल्टीनेशनल ब्रांड्स लाइक शेल, लाइक पीएनजी और बड़े अहम मल्टी, जिनकी मैं पूरी लिस्ट है हमारे पास कि किस सेक्टर से, ऑयल सेक्टर से कितनी कंपनीज गई। खास तौर पे जैसा मैंने कहा फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो एक ज़माने में बहुत, यानी तकरीबन 70-80 बड़े ब्रांड्स थे, वहाँ से बहुत सारी कंपनीज गई। और सबकी तकरीबन जो बात अगर हम समझते हैं, इस प्रोग्राम से पहले हमने जाना, वो पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम, पाकिस्तान के माशी निज़ाम के ऊपर जो अहम स्ट्रक्चरल इशूज़ हैं उनसे वो उस पर नाला नज़र आते हैं। कुछ मामला ग्लोबल रिस्ट्रक्चरिंग के भी हैं, जैसे पीएनजी ने कहा जी कि वो ग्लोबल रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, इसलिए उसने अपने दफातर यहाँ से, अपना प्रोडक्शन प्लान यहाँ से शिफ्ट कर रहा है। रिस्ट्रक्चरिंग स्ट्रैटेजी के तहत, डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल के तहत पाकिस्तान में काम करेगा। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो इस वक्त हम जिक्र कर रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर उबर हुई, करीम हुई, जो बड़े ट्रांसपोर्ट की कंपनीज थी, इसी तरह और बड़े ब्रांड्स जो पाकिस्तान से गए, इन सबका इम्पैक्ट अनएम्प्लॉयमेंट की सूरत में पहला, जो मैंने 5 ममालिक की मिसाल दी आपको, जिसमें रशिया है, यूक्रेन के साथ जब जंग छिड़ी, उसके अलावा साउथ अफ्रीका, लिबिया, वेनेजुएला, उन तमाम ममालिक पे, म्यांमार, 5 ममालिक पे पहला जो इम्पैक्ट पड़ा था वो बेरोजगारी की सूरत में पड़ा था। तो ये जहन में रखें कि हम ऑलरेडी एक ब्रोकन बैकबोन माशी तौर पे एक ऐसे लोग हम इस वक्त हैं जो प्राइवेट सेक्टर की सैलरी स्टॉल्ड रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट वैसी है। ऐसे में इन कंपनीज का इनखला पाकिस्तान में बेरोजगारी को मजीद तकवीत दे सकता है, ये बात तो साबित शुदा है। लेकिन ये क्यों हो रहा है? सवाल ये है कि आखिर क्यों हो रहा है? क्या इतनी बुरी मईशत है? फिर ये एसआईएफसी के तहत सालों से हम कोशिश कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट ड्राइव करने की, फिर आखिरकार ये इनखला क्यों हो रहा है? ये सारे सवालात फिर मजमूई तौर पर इनका हल क्या है और हल कहाँ से जुड़ा हुआ है? एक ब्रेक के बाद बेनकाब में हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और अहम तरीन हक़ाइक़ सवालात, मल्टीनेशनल ब्रांड्स एग्जिट क्यों कर रहे हैं पाकिस्तान से। हारून शरीफ साहब साबिक सदर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ज़फ़र राजा साहब भी साथ होंगे, अगले हिस्से प्रोग्राम के, और दीगर मेहमान पैनल में शामिल होंगे। हारून साहब खुशामदीद प्रोग्राम में। ये क्या आपके लिए, पहले तो ये बताएं फिनोमेना है क्या, क्यों ये कंपनीज एग्जिट कर रही हैं? ये जैसे पीएनजी ने तो कहा कि ग्लोबल रिस्ट्रक्चरिंग स्ट्रैटेजी है, इट इज़ पार्ट ऑफ दैट, लेकिन इज इट दैट सिंपल? जी नहीं, इट्स नॉट दैट सिंपल। इसके वैरायटी ऑफ फैक्टर्स हैं। एक तो दुनिया अभी तक अपने रिसेशन से रिकवर नहीं कर पाई, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ रहे हैं। डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर भी कंपटीशन बढ़ रहा है। पाकिस्तान में बहुत सी चीन की कंपनियां आ गई हैं जी, लेकिन इसमें कोर सवाल ये है कि अभी क्यों, और पाकिस्तान क्यों, जो कि 250 मिलियन की एक बड़ी कंज्यूमर मार्केट है,
और हमारी इकोनॉमी कंजम्पशन बेस्ड है। जी। तो इसके अंदर हमारे इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट के ऊपर सीरियस सवालात उठते हैं। हुकूमत की और लोगों की कम्युनिकेशन के ऊपर भी सवालात उठते हैं कि ये कोई कंपनियां ओवरनाइट तो नहीं जा रही। इसका मतलब है कि इनकी हमारे इकोनॉमिक जो मैनेजमेंट की मिनिस्ट्रियां और डिपार्टमेंट हैं उनसे कम्युनिकेशन के गैप्स हैं। तो इन चीजों के अंदर आई थिंक ये एक जो ये जो आपने बात की साहब कि ये ओवरनाइट नहीं हो रहा, इसका मतलब ये जो भी हमारे एक्शंस हैं ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम या ओवर अ डिकेड है, जिसका नतीजा अब आ रहा है। या हम ये कहें कि ये फौरी तौर पे कोई ऐसी चीज़ हुई है कि हमारा कि टैक्स जो वो कहते हैं कि 45 या 49% हो गया, यकदम ये हुआ, ये चीज़ें कि इन्होंने फैसला कर लिया, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुआ है? हमारी पॉलिसीज देखिए इन्होंने, क्या हुआ है आपको लगता है? ये कंसिस्टेंट डिटीरियोरेशन है टू कीप द इन्वेस्टर हैप्पी का जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट होता है जी। कि अगर उनका आप एक्सेसिव टैक्सेशन कर रहे हैं या हरेसमेंट हो रही है या डिस्प्यूट रेजोल्यूशन नहीं हो रही है। आपको याद है एक जमाने में प्रॉफिट की रिपैट्रिएशन नहीं हो रही थी, ब्यूरोक्रेसी के हर्डल्स हैं, तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ओवरऑल अगर बढ़ रही है तो यहाँ मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इनके साथ और हुकूमत और इनका एक बड़ा क्लियर कम्युनिकेशन गैप दिखता है। क्योंकि अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन हो रही हो और चीजें रिजॉल्व हो रही हो, मैं अब नाम नहीं लेता, आज ही मैं फॉरेन डिप्लोमेट के साथ सुबह ब्रेकफास्ट पे मिला, उन्होंने भी यही कहा कि हमारा ज्यादातर टाइम हमारी कंपनियों के मसाइल हल करने पे लगता है, क्योंकि वो डायरेक्टली आसानी से हल नहीं होते। तो आप बताइए कि उसका कोई क्या तरीका हो सकता है। तो मैं इस सिलसिले में कह रहा हूं कि ये हुकूमत को सोचना चाहिए कि जो ऑब्सेशन है कि एमओयूज को अनाउंस करना है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे काम करना है, जब तक करंट इन्वेस्टर हैप्पी नहीं होगा तो फिर ये बाकी चीजें जो हैं वो मुश्किल हो जाती है। अच्छा, अब इसके आते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये क्यों हो रहा है के बाद, क्या आपको लगता है कि इसके बाद हम तैयार हो मजीद अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, या हमारी जीडीपी ग्रोथ और उसके साथ साथ और दीगर सेक्टर्स पर भी इसका नेगेटिव हिट आएगा? किस तरह आएगा? कि देखिए, जब कोई भी बड़ी कंपनी विड्रॉ करती है तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट तो होती है, खास तौर पे अगर उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी यहाँ हो। तो इनमें से वो जो बहुत सी कंपनियां इंक्लूडिंग पीएनजी वो चीजें यहाँ पर मैन्युफैक्चर भी कर रहे थे, तो जाहिर है वो जब निकलेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट होगी। दूसरा ये है कि अगर इकोनॉमी की ग्रोथ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की भी स्लो हो तो उसका सर्टेनली इम्पैक्ट जो है जीडीपी ग्रोथ पर आएगा। कितना आएगा वो तो भी नंबर्स देखने पड़ेंगे, लेकिन ज्यादा इसका इम्पैक्ट ये है कि अगर इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट के अंदर एग्जिस्टिंग कंपनियां जो हैं वो खुश नहीं है, भले अपनी ग्लोबल रिस्ट्रक्चरिंग हो रही हो, इस सूरत हाल के अंदर हमें बड़ा केयरफुली देखना है कि इनके लिए फिजिबल पाकिस्तान को अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन कैसे रखा जाए। मैं आपको एज एन इकोनॉमिस्ट नंबर्स देता हूँ। ग्लोबली इस वक्त ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन पर है। ग्लोबली डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं अपने इंसेंटिव स्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को बेहतर कर रहे हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान को एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी टू कीप द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैप्पी। वो वहां मुझे जो कंट्री टोटली इस वक्त मैक्रो स्टेबिलिटी में फंस के रह गया हो और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के एमओयूज के अलावा तवज्जो ना दे पा रहा हो, तो फिर ये पार्टली उसका नतीजा दिखाई दे। सही। अच्छा, मतलब हम आगे अगर देखें तो पाकिस्तान के लिए आपको लगता है कि माशी लिहाज से जहां हम कह रहे हैं कि हम डिप्लोमेटिकली बड़ा अच्छा जा रहे हैं या हमारे ख़ास तौर पे मई के बाद से हमारी पोजीशन अच्छी हुई है, लेकिन इकोनॉमिकली आपको लगता है कि एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें हिट लगा है और ये कंपनीज के जाने से हिट लगा है, और मजीद भी पाइपलाइन में है कि आपको लगता है कि ऐसे ग्रुप्स हैं जो एग्जिट कर सकते हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स में? जी, लोग मुझे इंडिकेट कर रहे हैं, मैं डेफिनेटली तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ कंपनियों के नाम आए हैं जो कंसोलिडेशन की और एग्जिट की बात कर रही हैं। लेकिन इस वक्त देखिए सैफान साहब, बात मेन ये है कि ये जो डिप्लोमेटिक हमारी ओपनिंग्स हो रही हैं जी, हम इनको एनकैश करने में नाकाम रहे। यहाँ पर हमें सोचना है कि हमारे इदारे क्यों नहीं कर पा रहे और इसको वो किस तरह स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। सही। अच्छा, दूसरी बात, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है जिसके तहत ये लोग प्रोडक्शन के बजाय अपने डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल से चलना चाह रहे हैं, तो इस मॉडल के अंदर क्या मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं पाकिस्तान की मईशत के लिहाज से, अगर मैं आपसे पूछूं? जी, डिस्ट्रीब्यूशन मेरिट
भी है कि बाहर की प्रोडक्शन जहाँ बेची जाएगी तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, सही, हमारी लोकल प्रोडक्शन की लिमिटेशंस आ जाएंगी। जो यहाँ प्रोडक्शन कर रहे थे उसको लोकल लोग खरीद लेंगे और दैट इज हाउ इट विल गो। हम तो मल्टीनेशनल से देखें, मल्टीनेशनल इस तरह करते हैं कि दुनिया में जहां भी सस्ती चीज बनती है बल्क में खरीद के डिफरेंट मुल्कों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सही, पाकिस्तान का चैलेंज तो प्रोडक्शन का चैलेंज है। अगर हमारी प्रोडक्शन नीचे जाती है हम तो फिर मजीद ट्रेडिंग और सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमी बन जाएंगे। तो हमें तो इस वक्त मल्टीनेशनल से बैठ के एक स्ट्रेटजी बनानी है कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजें यहाँ बनाइए। जैसे यूनिलीवर्स है, मुझे इसका बिल्कुल तस्दीक शुदा इल्म है कि वो केचप वगैरह इंपोर्ट करके यहाँ पैक करते हैं, हालांकि हम एग्रीकल्चर मुल्क है, उनको यहाँ बनानी चाहिए। तो हमें इस तरह के इंसेंटिव दें कि ये मल्टीनेशनल चीजें यहाँ बनाएं तो मुल्क का फायदा होगा, वरना तो फिर आपका कैश आउटफ्लो बढ़ता चला जाए। सही। और इन्हें रिपैट्रिएशन के मसाइल भी हुए बीच में, वो आपको लगता है उसने भी हिट किया है? वो भी बहुत बड़ा फैक्टर था। जी, आई थिंक वैरायटी ऑफ फैक्टर्स में एक ये है कि क्योंकि कंजम्पशन पावर पाकिस्तान वही मैं कह रहा हूँ, सबसे अहम मसला शायद परचेजिंग पावर का जो आप कह रहे हैं कि लोगों के पास कुव्वत खरीद उनकी खत्म हो गई। जी, इरोड हुई है कंजम्पशन पावर एंड परचेजिंग पावर, बट एट द सेम टाइम अगर प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है तो उसकी रिपैट्रिएशन उनके लिए खासा बड़ा। जब मैं चेयरमैन बीओ आया था, मेरा जो हर हफ्ते स्टेट बैंक के साथ बैठ के यही काम होता था कि उनकी मैं जो रिमिटेंसेस हैं, रिपैट्रिएशन है, उसको इंश्योर करूं। जी, ठीक है सर, एक ब्रेक लेते हैं। हर्षद साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में और मौक़िफ़ दिया अपना। तो ये हमने आपको शुरू में मिसालें दी जो ममालिक जहाँ पर एग्जिट हुआ बड़े ब्रांड्स का, फिर उसका इम्पैक्ट क्या हुआ उस पर बात करी। पाकिस्तान के तनाजुर में ये सूरत हाल कब से शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और इसका सद्देबाब कैसे मुमकिन है, ये सारे सवालात उठा रहे हैं। एक ब्रेक के बाद मज़ीद सवालात, मज़ीद अहम पैनलिस्ट ब्रेक के बाद हासिल करेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज सवाल अहम तरीन उठा रहे हैं कि जिन ममालिक के अंदर एग्जिट हुआ बड़े मल्टीनेशनल ब्रांड्स का, उन ममालिक के ऊपर जानिए हमने मिसाल लिबिया, साउथ अफ्रीका, म्यांमार, वेनेजुएला और उसके साथ फिर रशिया की मिसाल दी कि इन 5 ममालिक में 1980, 1990, साल 2010, 2022, 2019 की दिहाई में जब वहाँ पर मल्टीनेशनल किसी पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से या किसी पॉलिटिक्स की वजह से जब मल्टीनेशनल कंपनीज ने एग्जिट किया तो उसका नुकसान वहाँ की मईशत पर क्या आया आपको बताया। पाकिस्तान में ये एग्जिट हो रहा है, हालिया जिन कंपनीज ने अनाउंस किया वो आपको बताया। इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, ये इस पर बात करें। जफर साहब खुशामदीद प्रोग्राम में। जफर साहब आप बताइएगा कि ये जो रिपैट्रिएशन इज़ ऑल्सो बीइंग कॉल्ड एज वन ऑफ द रीज़न के जिसकी वजह से ये कंपनीज एग्जिट कर रही हैं डॉलर के हवाले से रिपैट्रिएशन, ये मसाइल क्या अभी भी 2-4 हैं एक्सचेंज के हवाले से इनको कंपनीज को या नहीं है अभी? देखिए जनाब, एक तो जो पाकिस्तान से कंपनीज जा रही है ना, एक तो मैं समझता हूँ कि जो हैवी टैक्सेशन है हमारे यहाँ वो है और डबल टैक्सेशन भी है। और उसके अलावा अगर आप 12-14 मिलियन से ऊपर चले जाती है आपकी इनकम तो आप 51%, 55% पे चले जाते हैं, फिर सुपर टैक्स पे चले जाते हैं, फिर उसके बाद टैक्स सरचार्ज है, फिर उसके बाद जो आपके EOBI, सासी और मुख्तलिफ किस्म के सेल टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, प्रोविंशियल टैक्सेस वो अलग हैं। फिर ख़ास तौर पे कराची में मैं ये कहूँगा कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और जो प्रोविंशियल इदारे हैं ख़ास तौर पे सिंध के जी, वो उन्होंने बहुत तंग किया हुआ है कारोबारी लोगों को भी और इंडस्ट्रियलिस्ट को भी। तो फिर आपकी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं, गैस चार्जेस हैं, वो दुनिया में कहीं इतने नहीं है जितने पाकिस्तान में है। तो
फिर अगर आप डिविडेंड देते हैं तो फिर उसके ऊपर आप 15% टैक्स ले लेते हैं अपने शेयर होल्डर्स को। कंज्यूमर पावर गिर गई, परचेसिंग पावर गिर गई, ठीक है टैक्सेशन निज़ाम पर इस्लाहात की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे अभी जिस तरह बात हो रही थी कि डिविडेंड्स पे भी 15% टैक्स है, फिर सुपर टैक्स और सब कुछ है। रिपैट्रिएशन क्योंकि एक्सपर्टीज़ आपकी है, पराज साहब ये बताएं कि ये रिपैट्रिएशन, आवाज़ में खलल था उस वक्त, क्या रिपैट्रिएशन मसला है, अभी भी मसला है इन कंपनीज के लिए? देखिए जनाब, बात यह है कि हम एक तो हमारे लिए बड़ा अफसोस की बात है कि हमने SIFC बनाया और हमने बड़ी बातें की कि इसकी वजह से हमारे यहाँ पेमेंट आएगी, इन्वेस्टमेंट आएगी, तो जो नहीं आ सकी। तो मैं तो ये कहूंगा कि जो हमेशा की तरह जो ब्यूरोक्रेसी थी उसने इस SIFC को फेल कर दिया। अभी तक कोई खास पेमेंट नहीं आ सकी। उसके साथ साथ अगर हम ये देखें कि जो बड़े बड़े पाकिस्तान से जा रहे हैं वो इसीलिए यहाँ आए थे कि पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी मार्केट है, कंज्यूमर मार्केट है, लेकिन उसके बावजूद भी अलमिया ये है कि वो लोग वापस चले गए और पड़ोसी मुल्क में जाके, आज भी मैं पढ़ा था कि लिली कंपनी जो दवाइयों की है उसने $1 बिलियन की मजीद इन्वेस्टमेंट की है इंडिया में। सही। लिली एक अमेरिकन कंपनी फार्मास्यूटिकल है जो पाकिस्तान से एग्जिट किया है, जिसने सनोफी अलग है, बायर अलग है जो जर्मन और फ्रेंच और फिर और कंपनीज हैं जो पाकिस्तान से एग्जिट कर चुकी हैं। फार्मास्यूटिकल में ज्यादा सवाल आया है ये सिलसिला जो हुआ है जफर साहब। देखिए हर तरफ देखिए, अगर आप प्रॉक्टर एंड गैम्बल चला गया तो ये तो कंज्यूमर आइटम था ना, तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो मेरा कहना यह है कि जो टैक्सेशन है बहुत ज्यादा, वो फिर जो इख्तियारात हैं आपके ब्यूरोक्रेसी को जहां मर्जी रेड कर दी या जहां मर्जी उन्होंने जितना मर्जी टैक्स लगा दिया, फिर आप अपीलों में जाते जाएं और एक लंबा एक सिलसिला है जो ना हल होने वाला। और अगर आप बाहर वालों का जो आपकी फाइनेंशियल एक मार्केट होती है, जो आपके मुख्तलिफ बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं जो ऑलरेडी मौजूद होते हैं, और फिर आप उनको दोबारा मजीद लोगों को लाते हैं, इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का भी मैं जिक्र करूंगा। बहुत से बैंक वो चले गए आपके यहाँ से, RBI, बड़े बड़े फॉरेन बैंक्स गए। अच्छा, आबिद सुलरी साहब भी प्रोग्राम में साथ मौजूद है। आबिद सुलरी साहब खुशामदीद आपको। आपके नजदीक सर क्या वजह है कि ये बड़े मल्टीनेशनल ब्रांड्स एग्जिट कर रहे हैं या अपने प्रोडक्शन प्लांट्स को बंद कर रहे हैं पाकिस्तान में? सुलरी साहब जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है इसकी एक से ज्यादा वजूहात हैं। कुछ वजूहात तो वो हैं जिनके बारे में स्पेकुलेशन की जा रही है, जिसमें इम्पोर्टेंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का ना होना, और यहाँ पे जो सिक्योरिटी कंसर्न, स्पेशली अगर आप देखें प्रॉक्टर एंड गैम्बलर की जो बात की जा रही है, उनके बलूचिस्तान में सेफ गार्ड जो प्रोडक्ट्स बनाने का जो एक्विजिशन हो रही है, तो वो प्योरली एक सिक्योरिटी डिसीजन है। लेकिन उसके साथ हमें ये भी देखना होगा कि वाइल हमें अपने घर में कई चीजें दुरुस्त करने की जरूरत है, इस वक्त मल्टीनेशनल जो है उन पे इंटरनेशनली भी थोड़ा सा कोई एक कैओटिक टाइम चल रहा है, स्पेशली अमेरिकन टैरिफ्स के बाद। और अगर हम देखें कि बहुत सी ऐसी मल्टीनेशनल आपको स्पेशली अमेरिकन बेस्ड जो मिल रही होंगी, जो कि फॉरेन में अपने ऑपरेशन जो हैं वो या तो वाइंड अप कर रही हैं या वो अपने वहाँ पे लोगों को ले ऑफ कर रही हैं। और PNG का भी अगर आप ग्लोबल प्लान देखें तो ये ग्लोबल प्लान उनका आपका लास्ट ईयर था, जिसमें उन्होंने ऑलरेडी ये क्लियर किया था कि वो कितने ऑपरेशंस ओवरसीज जो हैं वो मर्जर या एक्विजिशन में जा रहे होंगे और कितनी पोजीशन जो है वो ले ऑफ कर रहे होंगे। तो ये एक दोनों तरफा मामला है। हमारे अपनी वीकनेसेस भी हैं, लेकिन ये जो एक अनसर्टेनिटी है ग्लोबली, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि सोने की कीमत जो है वो एक रिकॉर्ड हाई जा रही है। $4800 पर आउंस की इस पर प्रेडिक्शन की गई है कि मार्च तक शायद जा सकता है। तो ये सारे अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस थे जिनके बारे में शायद बिजनेसेस ने या बिजनेस कम्युनिटी ने कभी भी नहीं सोचा था कि डॉलर जो है वो इस तरह से अनरिलायबल हो जाएगा, या अमेरिका में इंटरेस्ट रेट इतना अनरिलायबल हो जाएगा कि लोग हैजिंग करना शुरू कर देंगे गोल्ड में, और अपना बिजनेसेस जो है वो वाइंड अप करना शुरू कर देंगे। सही। और लेकिन अब इसको रोकने का कोई सिलसिला है अब सब कि हम मतलब, या हम बस हम बैठ के देख सकते हैं, हम कोई रिएक्शन दे सकते हैं, इस पर क्या कर सकते हैं हम? देखिए, एक्सटर्नली जो फैक्टर्स हैं उनके शायद हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इंटरनली जाहिर है कि हमें OICCI के साथ बैठना होगा, जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट चैम्बर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज है। हमें जो मल्टीनेशनल्स हैं
उनके साथ बैठना होगा और उनके साथ जो इनका एक बहुत बड़ा चैलेंज और प्रॉब्लम उनको फेस आया था 2022 में, वो था अपने डिविडेंड रिपैट्रिएट करने का मामला। जी बिल्कुल, के डॉलर्स में वो अपने या फॉरेन करेंसी में डिविडेंड कैसे भेज सकते हैं, वो चीज तो अब खत्म हो गई। एलसीज का जो चैलेंज था कि एलसीज खोलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था रॉ मटेरियल के लिए, वो भी हमने देखा कि ना सिर्फ काफी हद तक वो सिलसिला जो है वो रुक गया, बल्कि यहाँ पे पाकिस्तान से बहुत से स्पेशली फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री जो है उन्होंने पाकिस्तान से जो है वो प्रोक्योर करने शुरू कर दिए थे अपने रॉ मटेरियल, और इसमें कई बड़े ब्रांड शामिल हैं जिनका कि अब जो प्रोक्योरमेंट है वो लोकल है। तो अगर ये चीज जो है वो टैक्सेशन के इश्यूज हैं या वो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, तो ये दो ऐसी चीजें हैं जिसपे कि गवर्नमेंट यकीनन उनके साथ बैठ के उनके मसाइल को सुन सकती है। अगर ये पाकिस्तान का जो इश्यूज हैं उनकी वजह से ये मर्जर्स और एक्विजिशन हो रही हैं, अगर ये ग्लोबल मार्केट स्ट्रेटजी का हिस्सा है या इस वजह से है कि फॉर एग्जांपल अब पाकिस्तान में कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो हैं वो इतना ज्यादा कंपेटिटिव प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो गई हैं, जिसकी वजह से शायद मल्टीनेशनल जो हैं वो उस तरीके से कम्पीट नहीं कर पा रहे, तो उसको भी उस डायमेंशन को समझना होगा। जाहिर है कि उसमें फिर हमें अपनी लोकल और इसका इम्पैक्ट आप क्या देखते हैं मोस्ट लाइकली ऑन खासतौर पर महंगाई पर और डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है उस पर और अनएम्प्लॉयमेंट पर? जी देखिए, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर जो है अगर तो वो मुकाबला कर लेते हैं, जैसा कि 2022 के बाद आपने देखा कि एटलीस्ट 2-3 सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तान ने अपनी कंपेटिटिवनेस बढ़ाई। एक डाइपर्स और जो कंज्यूमर गुड्स थे, दूसरा सीरियल्स पे आप देखिए, किसी जमाने में इंपोर्टेड सीरियल चूंकि पाकिस्तान में मिलने वाले सीरियल की कीमत पे ही मिलते थे जी, तो इस वजह से यहाँ पे कुछ इंसेंटिव नहीं था उनका R&D का या उसमें क्वालिटी लाने का। अब आप देखें कि ये खाने पीने की अशिया पे तो पाकिस्तानी प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर वो काफी कंपेटिटिव हो गए और वो इंटरनेशनल ब्रांड के मुकाबले की चीजें कम कीमत पे दे रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें अभी भी ऐसी होंगी जिसपे के इंटरनेशनल प्रोड्यूसर की या मैन्युफैक्चरर, लेकिन फिर भी हमें इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है शायद अपनी पॉलिसीज के ऊपर। मैं आप कह रहे हैं बिल्कुल बहुत जरूरत है। बहुत शुक्रिया आबिद साहब, फैक्चुअली बड़े इंपॉर्टेंट आपने बात की, और जफर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने तजिया दिया इस पूरे पे। हारून शरीफ साहब भी साथ थे। ये अहम तरीन मामला कि आलमी सतह पर जब कंपनीज एग्जिट हुई तो ममालिक पे क्या असर पड़ा, पाकिस्तान में ये क्यों हो रहा है फिनोमेना, और ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है या कोई ऐसा एकदम फैसला है जिसकी वजह से ये एकदम शुरू हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है। ये बात हमने एस्टैब्लिश की। साथ में ये कि ये जो है इसका नेगेटिव इंपैक्ट है पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई और डोमेस्टिक कंजम्पशन पे खास तौर पे। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल्स एंड एक्स। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।